हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो ये पर्टिकुलर क्लास लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर का एक्सटेंशन है। तो लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक बार देख लेते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। किस टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक भी होते हैं, रैंडम भी होते हैं। फिर अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस पर से जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज कैसे करते हैं। दो तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें टाइपो किया है, अपोलॉजीज फॉर दैट। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, फिर हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी एज इट इज़ मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में यूज़ करूँगा। तो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होने वाली है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में प्रोसेस क्या था। कि भाई सबसे पहले तो आप डेटा कलेक्ट करते हो या फिर ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हो, फिर आप उसमें कुछ पैटर्न निकालते हो और फिर रिजल्ट निकालते हो। यही पैटर्न था, है ना। तो जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट आपने किया उसमें आपने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशंस थे, पहले डेटा था आपके पास, उस पर से आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया और उस पर से आपने कुछ रिजल्ट निकाला। अभी रिजल्ट क्या हो सकता है कि भाई मैंने ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाला, मैंने न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखा तो न्यूटन ने ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाला। दूसरा क्या रिजल्ट हो सकता है कि भाई अगर मेरा पेंडुलम में जो लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ इतनी है तो मेरा टाइम फॉर ऑसिलेशन कितना होगा, तो वो टाइम का इक्वेशन निकाला। तो जो रिजल्ट जो होते हैं ना, दे आर समवट डायरेक्टली डिस्क्राइबिंग योर डेटा ओनली, राइट। जो आपका रिजल्ट होता है दैट इज डायरेक्टली डिस्क्राइबिंग योर डेटा। वो रिजल्ट कोई इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है, कोई थियरी के फॉर्म में हो सकता है, बट इट इज डायरेक्टली डिस्क्राइबिंग योर डेटा। बट जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बात करते हो तब आपको नोटिस होगा कि भाई डेटा जो मैंने ऑब्जर्व किया या गैदर किया, जो ऑब्जर्वेशंस मैंने देखे, वो समवट रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब तो करते हैं, बट वो आप उसे एज अ सिंपल इक्वेशन फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट ही रैंडम है, राइट। तो आपको एक तरीके से फ्रेमवर्क चाहिए टू मॉडल द रैंडमनेस जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व कर रहे हो। कोई फ्रेमवर्क चाहिए, कोई मॉडल चाहिए, आप इस तरीके से ले सकते हो। अभी मैं सिर्फ इस पिंच ऑफ इसको एक तरीके से दिमाग में रखना। हम धीरे धीरे इस लेक्चर में प्रोग्रेस करेंगे और मैं आपको प्रॉपरली मोटिवेट करूंगा कि भाई ये फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों है। और ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की भाई डेटा क्या है, फिर स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का जो स्टडी है, एंड ये जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें कनेक्ट कैसे होती है। तो ये हमारा एजेंडा है इस क्लास का, कि मैं मोटिवेट करूँगा प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों है। आप उसे कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, आप उसे फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो, आप उसे मॉडल भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है। एक तरीके से एक थियरी है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स को मॉडल कर रही है। तो उसकी ज़रूरत क्यों है, पहले तो वो मैं मोटिवेट करूँगा और फिर मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट करूँगा कि भाई डेटा है, फिर जो स्टैटिस्टिकल स्टडी की मैंने बात की, और प्रोबेबिलिटी, ये तो तीनों एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कैसे होते हैं उसके रिलेटेड मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो आप लास्ट लेक्चर में जो हमने पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में पढ़ा था उसके बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि भाई स्टैटिस्टिक में क्या होता है कि आपके पास एक कंप्लीट सेट है या फिर ग्लोबल सेट है, उस तरीके से आप ले सकते हो, जो एक्चुअली पॉपुलेशन है, बट उसमें से आप एक सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हो और वो जो सैंपल है उस पर से आप कुछ स्टडी कर रहे हो और आप कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हो अबाउट द पॉपुलेशन। वो एक्चुअली इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का प्रोसेस हुआ। यहाँ तक मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में। अभी ये जितनी भी चीज़ें हैं, एक तो हुआ कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को जो डिस्क्राइब करती है वो चीज़ है कि भाई रैंडमनेस, राइट, रैंडमनेस, फिर पॉपुलेशन और सैंपल। मैं तीनों चीज़ें आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ कि तीनों चीज़ें क्या है, विथ वेरियस एग्जाम्पल ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव सीन अप टिल नाउ। तो
तो सबसे पहले आप सिनारियो ले लीजिए कि भाई कोई ड्रग की टेस्टिंग हो रही है या फिर कोविड वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही है, राइट। तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में मैं आपको पूछ रहा हूँ कि तीनों चीज़ें मुझे अलग अलग आर्टिकुलेट करके बताइए कि भाई सैंपल क्या है उसमें, ठीक है, फिर उसमें पॉपुलेशन क्या है और उसमें रैंडम चीज़ क्या है, राइट। तो आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में और मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसका उत्तर देता हूँ कि भाई सैंपल क्या है। कि भाई जो छोटे आप सबसेट पे एनालिसिस कर रहे हो, सपोज कोविड वैक्सीन या कोई भी ड्रग का आपको टेस्ट करना है तो आप कोई सैंपल पे टेस्ट करोगे, राइट। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था 500 की साइज़ हो सकती है, 1000 की साइज़ हो सकती है, 5000 की साइज़ हो सकती है। तो सैंपल मतलब कि जो आप स्मॉलर सबसेट पे टेस्टिंग कर रहे हो वो वहाँ पे जो भी आउटकम आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको है। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ कि जो भी इसके आउटकम आ रही है इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, नोन, वन थिंग नोन। सैंपल में जो आउटकम आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो नोन है। दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन मतलब कि एंटायर पॉपुलेशन की बात हो रही है, जहाँ पे हम ये ड्रग अप्लाई करना चाहते हैं वो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, राइट। और तीसरी चीज़ रैंडम क्या है इसमें, तो रैंडम कौन सी चीज़ है, इंडिविजुअल पर्सन पे ड्रग कैसा बिहेव करेगा वो चीज़ मेरे लिए रैंडम है, राइट। तो ये पर्टिकुलर सेटअप या ये पर्टिकुलर सिनारियो में तीनों चीज़ें क्या है अलग अलग तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए। सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और उसमें रैंडम क्या है। इस तीनों का डिस्टिंक्शन मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ आगे जाने से पहले, ठीक है। तो ये सिनारियो में ये चीज़ क्लियर होगी। सिमिलरली मैं सपोज दूसरा रैंडम सिनारियो देता हूँ आपको कि भाई एग्जिट पोल के नतीजे का मैंने आपको सिनारियो दिया था कि भाई जब वोट होता है, वोटिंग डे होती है, तब आप न्यूज़ चैनल वाले सम सबसेट ऑफ द वोटर से उनका प्रेफरेंस पूछते हैं और वहाँ से एस्टिमेट करते हैं कि भाई कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी को कितना वोट आएगा। तो इसमें सैंपल क्या हुआ, इसमें पॉपुलेशन क्या हुआ और इसमें रैंडम क्या हुआ। मैं आपको अगेन आप इसको थोड़ा सा पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि इसमें सैंपल क्या हुआ, पॉपुलेशन क्या हुआ और रैंडम क्या हुआ। मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको उत्तर देता हूँ कि भाई सैंपल क्या हुआ कि भाई जो पर्सन ये न्यूज़ चैनल एजेंसी वालों ने उनको पूछा कि भाई आपने किस पार्टी को वोट दिया, आपका प्रेफरेंस क्या था वगैरह वगैरह, वो सैंपल हुआ कि भाई छोटा सेट से उन्होंने इंक्वायरी की। पॉपुलेशन क्या हुआ कि भाई पूरा सेट, पूरे लोग जिन्होंने वोट दिया है, सारे लोग, राइट, वो पॉपुलेशन हुआ। और रैंडम क्या हुआ, रैंडम हुई वो चीज़ कि भाई एक इंडिविजुअल वोटर्स का प्रेफरेंस क्या है, वो कौन सी पार्टी को दे रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो ये तीनों चीज़ें अगेन आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और रैंडम क्या है। तीनों चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अभी ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिए उसमें पॉपुलेशन और सैंपल एक पर्सन और एक इंडिविजुअल है, राइट। पर पॉपुलेशन का नाम भी इस तरीके से बना है कि आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन को मैंने इवन डायग्राम में भी एज अ पर्सन दिखाया है। बट रैंडम एक्सपेरिमेंट में जब हम पॉपुलेशन रेफर कर रहे हैं तो इट नीड नॉट बी पर्सन, इट नीड नॉट बी इंडिविजुअल एज इट इज, इट नीड नॉट बी टेंजिबल एंटिटी जो आप इमेजिन कर रहे हो कि पर्सन होना ही ज़रूरी नहीं है। पॉपुलेशन वर्ड अगर आप वोकाबुलरी में देखोगे तो वो ऑब्वियसली पर्सन से ही रिलेट होता है, बट जब हम स्टैटिस्टिक में उसकी चर्चा करते हैं तब पॉपुलेशन का मीनिंग इट नीड नॉट बी पर्सन इटसेल्फ। हमने दूसरे भी रैंडम एक्सपेरिमेंट देखे हैं जिसमें मैं अभी आपको इंक्वायरी करता हूँ कि मुझे बताओ पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है और उसमें से रैंडम चीज़ क्या है। तो ये वाला एग्जांपल लो कि सपोज आप वेदर को फोरकास्ट कर रहे हो, उसमें सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और उसमें से रैंडम चीज़ क्या है। ये चीज़ आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश करके आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा आप सोचो और मुझे बताओ कि इसमें सैंपल क्या है। ओके, आप सिनारियो आपको बताएं कि भाई आपके पास थोड़ा सा डेटा है, सपोज मेरे पास इस मंथ का डेटा है कि इस मंथ में मेरा वेदर कंडीशन कैसा रहा, राइट। तो वो मेरा डेटा है कि हर डे पे वेदर कंडीशन कैसा रहा, राइट। ये और मुझे कुछ एस्टिमेट करना है कि भाई नेक्स्ट मंथ में कैसा रहेगा या आज वेदर का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा।
तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और रैंडम क्या है, आप मुझे आर्टिकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको कि भाई सैंपल है जो आपने डेटा कलेक्ट किया, सपोज 30 दिन का कलेक्ट किया, 1 साल का कलेक्ट किया, जितना भी कलेक्ट किया, जो आपके पास डेटा है ना वो आपका सैंपल होगा। जिस जिस दिन का डेटा है, जिस जिस घंटे का डेटा है, आपको जितनी ग्रेन्युलरिटी पे जाना है उतनी ग्रेन्युलरिटी पे जाके आपने डेटा कलेक्ट किया। बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे वेदर कैसा था उसकी इंफॉर्मेशन है, वो मेरा सैंपल हो गया। अभी पॉपुलेशन क्या है, तो अभी पॉपुलेशन को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो उसको कि भाई वेदर कंडीशन ऑन थ्रू आउट द टाइम। सपोज वेदर कंडीशन मैंने नोट की, सपोज इसी मंथ की और डेली बेसिस पे नोट की, तो मेरे पास 30 डेटा पॉइंट्स हुए जो वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं हर डे को, मतलब हर डेटा पॉइंट एक दिन की वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। तो वेदर तो रियल टाइम में चेंज होता है, ऐसा नहीं कि भाई एक दिन पे सारे टाइम ड्यूरेशन में पूरे दिन में वेदर की कंडीशन सेम रहेगी, राइट। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जितना भी टाइम आप इमेजिन कर पाओ, सारे टाइम को अपने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल के पीसेस में आपने डिवाइड कर दिया इनफाइनाइट टाइम स्टैम्प पे, और हर एक टाइम स्टैम्प पे वेदर की क्या इन्फॉर्मेशन है वो मेरा पॉपुलेशन। उस तरीके से आप सोच सकते हो, राइट। मैं आपको सोचने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, और आपने कुछ टाइम स्टैम्प के वेदर की इन्फॉर्मेशन को नोट किया और वो आपका सैंपल हो गया। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, बट आपको हर एक टाइम स्टैम्प पे वेदर कैसा रहा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो वो मेरा पॉपुलेशन हो गया। सैंपल क्या हुआ, जिस टाइम पे अपने टाइम स्टैम्प पे अपने वेदर की इन्फॉर्मेशन नोट की, वो मेरा सैंपल हो गया। तो आप उस तरीके से उसको इमेजिन कर सकते हो कि पॉपुलेशन हर एक छोटे छोटे टाइम स्टैम्प पे वेदर की कंडीशन डिफरेंट है जो चेंज हो रही है, वो मेरा पॉपुलेशन है। सैंपल मतलब कि मैंने कुछ टाइम स्टैम्प पे वेदर की कंडीशन नोट की, वो मेरा सैंपल हो गया। अभी रैंडम क्या है, तो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे वेदर कैसा रहेगा वो चीज़ रैंडम है, राइट। ऑब्वियसली एक टाइम स्टैम्प पे वेदर की कंडीशन जो है वो नीड नॉट बी एग्जैक्टली सेम एज अ वेदर कंडीशन ऑन द नेक्स्ट टाइम स्टैम्प, राइट। इट कैन बी चेंजिंग। So at a particular time stamp, at every time stamp, what will be the weather condition is itself a random thing, right? तो वो चीज़ random है, right? तो इसमें वेदर कंडीशन जब मैं बोल रहा हूँ, तो आप वेदर कंडीशन को एक तरीके से बोलो कि भाई जो डेटा है जो वेदर की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई आप उसको ऐसा वेरी सिंपल डेटा भी रख सकते हो कि भाई रेन हुआ, रेन नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल डेटा। उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे रेन हुआ नहीं हुआ, सिंपल डेटा। या फिर उसको रीचर कर सकते हो कि भाई सिर्फ मुझे रेन के बारे में नहीं लिखना, मुझे सनलाइट के बारे में भी लिखना है, मुझे क्लाउड की इन्फॉर्मेशन भी डालनी है। तो वो पूरा डेटा जो रिप्रेजेंट करता है ना, उसको मैं वेदर कंडीशन बोल रहा हूँ, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और रैंडम क्या है, राइट। सिमिलरली आप ये एग्जांपल लीजिए कि सपोज मुझे इंटरेस्ट है कि भाई मुझे एस्टिमेशन करना है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रैफिक की कंडीशन क्या होगी, राइट। तो मेरे पास मैं ट्रैफिक की कंडीशन अक्रॉस द वेरियस डे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर रैंडम सिनारियो में सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और रैंडम क्या है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आई कैन सिंपली आस्क कि भाई रैंडम क्या है, ये पूरी चीज़ में रैंडम क्या है, राइट। तो इस सिनारियो में भी आप ऐसा ही इमेजिन कर सकते हो कि भाई सैंपल मतलब कि जो भी दिन पे आपने ट्रैफिक कंडीशन नोट की वो मेरा सैंपल हो गया। पॉपुलेशन मतलब कि आप सोचो कि भाई ट्रैफिक कंडीशन इज चेंजिंग अक्रॉस द वेरियस टाइम स्टैम्प, तो आप टाइम को डिवाइड कर दो इन इनफाइनाइट स्मॉल पीस, और एक पीस में जो ट्रैफिक कंडीशन है वो इट सेल्फ इज अ रैंडम थिंग। तो रैंडम क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे और इन अ गिवन टाइम ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, वो चीज़ मेरी रैंडम है। पॉपुलेशन क्या है कि भाई पूरे टाइम पीरियड को आप छोटे छोटे टाइम पीसेस में डिवाइड कर दो, स्मॉल पीस, राइट। और आपने वो ट्रैफिक की कंडीशन पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे नोट की और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, वो आपका सैंपल हो गया, राइट। और छोटे छोटे टाइम स्टैम्प पे जो भी ट्रैफिक की कंडीशन आ रही है वो बेसिकली अननोन है। सारे टाइम स्टैम्प पे जो ट्रैफिक की कंडीशन है आपके पास अननोन है, वो आपका पॉपुलेशन हो गया। जिस टाइम स्टैम्प पे आपने ट्रैफिक की कंडीशन नोट की वो आपका सैंपल हो गया, वो चीज़ नोन हो गई,
राइट। तो आप उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई आप ये सारी चीज़ें क्लियरली डिस्टिंग्विश रखो, क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे। सैम्पल, पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक में काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। रैंडम आपको पता होना चाहिए कि भाई आप क्या चीज़ करना चाहते हो, राइट। अल्टीमेटली आप क्या चीज़ को मॉडल करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज करके क्लियर कराना चाहता हूँ कि भाई आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिर्फ सैंपल है। कई बार दिमाग में क्या होता है कि भाई सैंपल और पॉपुलेशन को स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं। नहीं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपका सैंपल है। पॉपुलेशन इज सम ग्लोबल सेट और अ कंप्लीट सेट जहाँ से सैंपल आ रहा है, राइट। सिमिलरली मुझे ये बताओ कि भाई ये मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कॉइन टॉसिंग का, राइट। तो वहाँ पे मुझे ये तीनों चीज़ें सेग्रीगेट करके बताओ कि भाई मेरा सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, रैंडम क्या है ना। तो थोड़ा सोचो और मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका उत्तर दे रहा हूँ कि भाई सैंपल जो है वो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई मैंने 50 बार कॉइन टॉस किया और मुझे आउटकम पता है वो कॉइन टॉसिस का, तो वो मेरा सैंपल हो गया। जहाँ पे आउटकम मुझे पता है कॉइन टॉसिस का, वो मेरा सैंपल हो गया। वो चीज़ तो सिंपल है। अभी पॉपुलेशन क्या है, इसमें तो ऐसा नहीं है कि भाई हर एक टाइम स्टैम्प पे कॉइन अपने आप उछल रहा है और उसका कुछ आउटकम आ रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट आप ऐसा इमेजिन करने के लिए ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि भाई आपके पास इनफाइनाइट कॉइन टॉसिस है, राइट। बट आप उसमें से सिर्फ आपको 50 का आउटकम पता है, बाकी सबका आउटकम नहीं पता। तो आप ऐसा इमेजिन करने के लिए सोच सकते हो। तो आप वर्चुअली ऐसा पॉपुलेशन इमेजिन कर सकते हो। मैंने ये अंडरलाइन मतलब एक अलग कलर में वर्ड लिखा है, वर्चुअल है ये। ज़रूरी नहीं कि ऐसी चीज़ हो, ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट इनफाइनाइट बार हो, वो ज़रूरी भी नहीं है। बट वर्चुअली आप इमेजिन कर रहे हो जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि भाई जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सैंपल है एंड पॉपुलेशन कोई दूसरी चीज़ है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इसे पॉपुलेशन को इमेजिन भी कर सकते हो। ये एक तरीके से अच्छा तरीका है सोचने का। आप ऐसा पूछोगे कि सर आप ज़बरदस्ती पॉपुलेशन को क्यों ला रहे हो। मेरा मकसद ये है कि भाई आपको दिमाग में क्लियर रहे कि भाई आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो सैंपल है और पॉपुलेशन कुछ और है, वहाँ से सैंपल्स आ रहे हैं, राइट। तो पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिस्टिंक्शन क्लियर हो, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, भाई इनफाइनाइट बार उछल चुका है और वहाँ से आप कुछ सिर्फ 50 कॉइन टॉसिस का इंफॉर्मेशन आपको पता है, वो आपका सैंपल हो गया। वो चीज़ नोन है, जो चीज़ अननोन है वो मेरी पॉपुलेशन है। और रैंडम क्या है, एक पर्टिकुलर कॉइन टॉस का आउटकम, वो चीज़ रैंडम है, राइट। तो आप हमेशा ही देखोगे कि पॉपुलेशन को आप उस तरीके से देख सकते हो कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत बार हो चुका है और हर बार रैंडम एक्सपेरिमेंट का कुछ डिफरेंट आउटकम आ रहा है और उसका जो पूरा सेट बन रहा है वो पॉपुलेशन है, जनरली अननोन है। बट आप उसमें से कुछ सैंपल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो उसका सबसेट हो गया और उसको हम सैंपल बोलते हैं, राइट। तो एक पॉपुलेशन का एलिमेंट इज इक्विवेलेंट ऑफ एक बार रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम एक पॉपुलेशन का एलिमेंट है। उस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हो, राइट। हाँ, सारी चीज़ में, हर चीज़ में जितना भी मैंने एनालॉजी दी ना अब तक, इसमें भी आप ऐसा ही सोच सकते हो कि वो एक पॉपुलेशन का एलिमेंट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम। ये ट्रैफिक कंडीशन में, वेदर कंडीशन में भी आप ऐसे ही सोच सकते हो जो मैंने एनालॉजी दी कि भाई एक पॉपुलेशन का एलिमेंट इज एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम, राइट। इसमें भी ऐसा ही सोच सकते हो। सिमिलरली मैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट पे आऊँ कि भाई सॉकर की मैच हो रही है और मैं उसके आउटकम में इंटरेस्टेड हूँ कि भाई नेक्स्ट मैच होगी उसका आउटकम क्या आएगा या टूर्नामेंट कौन सी टीम जीतेगी वगैरह वगैरह। तो ये पर्टिकुलर सिनारियो में आपके पास सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, रैंडम क्या है। देखो सैंपल बहुत ईजी है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पता है ना वो आपका सैंपल है बेसिकली, राइट। रैंडम क्या है, पॉपुलेशन क्या है। सैंपल आ रहा है कोई ओरिजिनल सेट से, कंप्लीट सेट से, राइट। उसका जो सुपर सेट है, सैंपल का सुपर सेट पॉपुलेशन हो जाता है। तो इसको भी आप कैसे सोच सकते हो, सेम वे कि भाई सैंपल आउटकम ऑफ वेरियस गेम जो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इस गेम में कौन सी टीम जीतेगी वगैरह वगैरह, जो भी आपको इंफॉर्मेशन रखनी है टू डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर गेम, वो आपका सैंपल हो गया, राइट। जितनी भी गेम्स का आउटकम आपको पता है।
पॉपुलेशन क्या हो गया कि आप ऐसा सोचो कि ये टीम इनफाइनाइट गेम्स खेल चुकी है, सारी गेम्स की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मुझे कुछ उसके सबसेट की इन्फॉर्मेशन पता है जो मेरा सैंपल है। तो अगेन आप वर्चुअली पॉपुलेशन को इमेजिन कर सकते हो, और मैं एम्फसाइज करूंगा कि वर्चुअली आप एक्सप्लिसिटली इसको इमेजिन करो, जस्ट टू मेक दिस डिस्टिंक्शन क्लियर कि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिर्फ सैंपल है, वो कोई एक सुपर सेट से आ रहा है जो पॉपुलेशन है बस। और रैंडम क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर गेम का जो आउटकम जो आ रहा है वो मेरा रैंडम चीज़ है, राइट। तो एक चीज़ तो है कि भाई सैंपल जो आप रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व कर रहे हो, एक चीज़ जो है रैंडम जो जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ, और उसके बीच की है पॉपुलेशन। तो सैंपल जो आप रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व कर रहे हो, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को जो आप स्टडी करना चाहते हो, तो उसके बीच की जो कड़ी है ना वो पॉपुलेशन थ्रू जाती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके दिमाग में जा रहा हूँ कि भाई जब भी आप सैंपल से ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटी को स्टडी करने जाओ, तो दो टाइप की अनसर्टेनिटी से आपको डील करना पड़ेगा। एक अनसर्टेनिटी ये है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही अनसर्टेनिटी, वो एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ इज रैंडम, आउटकम क्या होगा वगैरह वगैरह, उसकी वो अनसर्टेनिटी। दूसरी अनसर्टेनिटी कि भाई आप सैंपल से जब रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो रैंडमनेस है उसको जब क्वांटिफाई करने जाओगे, उसको जब मॉडल करने जाओगे, तब जो अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस होगी ना वो दूसरी टाइप की अनसर्टेनिटी। तो ये दो डिस्टिंक्ट अनसर्टेनिटी को आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखना कि भाई सैंपल से आप रैंडम एक्सपेरिमेंट की जब डिटेल निकालने जाओगे तो एक बीच में की है पॉपुलेशन जो जनरली अननोन होती है। पॉपुलेशन का सारा डेटा आपको अननोन होता है, तो वो सैंपल से आप रैंडम एक्सपेरिमेंट को की डिटेल जब आप इन्फर करने जाओगे तो कुछ अनसर्टेनिटी वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, बिकॉज एक की है पॉपुलेशन जो जनरली अननोन होता है। उस दोनों के बीच को जोड़ती हुई कि पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन का डेटा अननोन होता है, ठीक है। तो अभी तक जितनी चीज़ें स्टडी की कि भाई डेटा, सैंपल, पॉपुलेशन, जो स्टैटिस्टिक के स्टडी का पार्ट है, और रैंडमनेस, उन सारी चीज़ को एग्रीगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई सारी चीज़ें स्टार्ट होती है डेटा से। तो डेटा इज अ बेसिक पॉइंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी। तो डेटा सबसे बेसिक है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ें स्टार्ट होती है डेटा या ऑब्जर्वेशन से, यही इसी से मैंने मोटिवेट किया, ठीक है। तो डेटा से आप क्या कर सकते हो, आपके पास रियल वर्ल्ड है, कुछ डेटा कलेक्ट किया, रियल वर्ल्ड से कुछ आपने डेटा कलेक्ट किया, तो वहाँ से आप स्टैटिस्टिकल स्टडी कर सकते हो। किस टाइप की स्टडी होती है वो भी मैंने बताया कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है, वगैरह वगैरह। बट हम ओरिजिनली इंटरेस्टेड है कि भाई जो रैंडमनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट है उसको स्टडी करें, राइट। तो बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि भाई जो रैंडमनेस है ना उसको स्टडी करने के लिए आपको कुछ फ्रेमवर्क चाहिए, कुछ मॉडल चाहिए। और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि भाई डेटा था आपके पास, आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया और उसका रिजल्ट आपने फाइंड किया। तो रिजल्ट जो है या फिर कोई जो भी इक्वेशन फाइंड किया, जो भी थियरम फाइंड किया, दैट इटसेल्फ इज डिस्क्राइबिंग द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, राइट। वो एक तरीके से उसका फुल डिस्क्रिप्शन ही है, राइट। उसके लिए आपके लिए उस वजह से उसमें आपको एक सेपरेट फ्रेमवर्क या सेपरेट मॉडल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो जो डेटा आता है ऑब्वियसली इट इज डिस्क्राइबिंग सम रैंडमनेस टू इट, बट आपको एक डायरेक्ट सिंपल इक्वेशन या थियरम थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर मैथमेटिकल थियोरिटिकल फ्रेमवर्क या मॉडल की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने इसको एलिप्सिकल इलिप्स में लिखा है कि भाई आपको कुछ फ्रेमवर्क चाहिए जो डिस्क्रिप्शन कर पाए आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट को, राइट। और उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से आप जो भी इंसाइट निकाल पा रहे हो वो आप रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सको, राइट। तो अभी तक इतनी चीज़ क्लियर है। इसलिए जो एरो है डेटा थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडी का जो एरो है वो मैंने सॉलिड रखा है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स से जब हम जो रैंडमनेस की स्टडी करना चाहते हैं वो कैसे जाए,
वो इतना क्लियर नहीं है, उसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं बताई। तो वो जो एरो है, इसलिए वो एरो मैंने डॉटेड रखा है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है या मॉडल है, उसको हम प्रोबेबिलिटी से स्टडी करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी थियरी जो है वो एक मॉडल देती है, फ्रेमवर्क देती है टू क्वांटिफाई द अनसर्टेनिटीज, राइट, क्वांटिफाई द अनसर्टेनिटीज ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेसिकली प्रोबेबिलिटी थियरी, प्रोबेबिलिटी फ्रेमवर्क हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए पूरा फ्रेमवर्क देता है, राइट। और ये जो डॉटेड लाइन है ना, इतनी सिंपल नहीं है। मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई आपके पास कुछ सैंपल डेटा है और आप डायरेक्टली उसके बारे में ओरिजिनल जो रैंडमनेस हो रही है उसके बारे में कुछ बता पाओ। ये इतना सिंपल नहीं है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप कॉइन टॉसिंग का भी एक एग्जांपल दो कि भाई आपने फेयर कॉइन मतलब कि हेड आने की संभावना, लाइकलीनेस, और टेल आने की संभावना दोनों ही सेम है। तो अगर आप फेयर कॉइन भी उछालो ना, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आप सैंपल ऑब्जर्व कर रहे हो 50 फेयर, सपोज हाइपोथेटिकली आपने 50 बार कॉइन को उछाला, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई 25 बार हेड आएगा और 25 बार टेल आएगा। काफ़ी कम संभावना है कि एग्जैक्टली 25 बार हेड आए और एग्जैक्टली 25 बार टेल आए। तो इवन सैंपल से प्रोबेबिलिटीज का जो आप इन्फरेंस करना चाहते हो, इसलिए मैंने कहा कि दूसरी टाइप की अनसर्टेनिटी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है कि जब आप सैंपल से प्रोबेबिलिटी की लाइकलीनेस और वैल्यूज़ को क्वांटिफाई करने जा रहे हो, तब दूसरी टाइप की अनसर्टेनिटीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, राइट। और वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि भाई इट इज़ वेरी गुड चांसेस कि भाई देखो, अगर मेरा कॉइन फेयर है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि देयर आर वेरी गुड चांसेस कि भाई सारे हेड नहीं आएंगे। मैं 50 बार उछालूंगा तो सारे हेड नहीं आएंगे। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 49 हेड भी नहीं आएंगे और एक टेल नहीं आएगा। देयर आर वेरी गुड चांसेस 48 हेड्स आएंगे और 2 टेल्स आएंगे। ऐसा नहीं होगा, उसके भी काफ़ी अच्छे चांसेस है। बट मैं ऐसा एग्जैक्टली कभी नहीं बोल पाऊंगा कि भाई 25 हेड आएंगे और 25 टेल आएंगे। वो मैं कहीं भी कभी भी नहीं बोल पाऊंगा, राइट। शायद हो सकता है कि भाई 24 हेड आए 26 टेल आए, हो सकता है कि भाई 26 हेड आए 24 टेल आए, हो सकता है 27 हेड आए 23 टेल आए, 23 हेड आए 27 टेल आए, वो भी संभावना है। 22 हेड आए 28 टेल आए, 22 टेल आए 28 हेड आए, वो भी संभावना है। उन सारों की सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी है, राइट। इवन दो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि भाई 25 हेड आए 25 टेल आए, बट बाकी जो सिनेरियोज है कि भाई 26 हेड आए 24 टेल आए, 26 टेल आए 24 हेड आए, उन सब की भी चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल ही है, राइट। उस वजह से स्टैटिस्टिक और सैंपल में जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे डायरेक्ट इन्फरेंस निकालना कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट का इन्फरेंस निकालना इतना इजी टास्क नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एकदम ही क्लियर होनी चाहिए आपको कि भाई जो आप सैंपल पे स्टडी कर रहे हो वो सैंपल के रिलेटेड है, बट आप ओरिजिनल जो रैंडमनेस हो रही है उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो। वो मेरा हो गया कि भाई उसके लिए जो फ्रेमवर्क है वो प्रोबेबिलिटी थियरी देती है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ डेटा से आप आए, आपने स्टैटिस्टिक्स पे आपने कुछ सैंपल डेटा लिया और आपने स्टैटिस्टिकल और स्टडी निकाला, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल स्टडी निकाला, और वहाँ से आपने प्रोबेबिलिटी को मॉडल करने की कोशिश की, है ना। मैंने कहा कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 टाइप की अनसर्टेनिटी होती है। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो इनहेरेंट अनसर्टेनिटी है वो है तो है ही, बट जब आप मॉडल करने जाते हो ना, कभी सैंपल से प्रोबेबिलिटी का जब इन्फरेंस निकालने जाते हो और सैंपल से जो रैंडम एक्सपेरिमेंट को जो इन्फर करना चाहते हो, तो वहाँ पे दूसरी टाइप की भी अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो इसलिए ये जो दूसरा एरो है ना, वो स्टैटिस्टिक्स से प्रोबेबिलिटी का कनेक्शन है। तो एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स समवट प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ को मॉडल करता है, राइट। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन पता है, राइट, सपोज आपको प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन पता है, तो आप उसको रियल वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस ही वही था, राइट, कि सपोज हमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट और रैंडम सिनारियोज हो रही है कि भाई रेन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितनी लाइकलीनेस से होगा, कितनी लाइकलीनेस से कम होगा,
कौन सी टीम कितनी लाइकलीनेस से जीतेगी, आज ट्रैफिक कितने होगा, उसका वो पर्टिकुलर सिनेरियो के चांसेस कितने हैं, कौन सी पार्टी की जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी, ये सारे रैंडम अगर मुझे पता है इन सारी चीज़ों की लाइकलीनेस, तो उसको मैं रियल वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो वो पार्ट हो गया कि ये मेरा थर्ड एरो है कि भाई प्रोबेबिलिटी से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं रियल वर्ल्ड में डिसीजन लेने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा थर्ड एरो हो गया। तो ये तीनों चीज़ें इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं वो फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ जो रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। जब मैं स्टैटिस्टिक की बात करता हूँ, मैं सैंपल डेटा पे बात करूँगा, बट मैं कुछ इन्फरन करना चाहता हूँ ओरिजिनल रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में और पॉपुलेशन के बारे में, और स्टैटिस्टिकल का वेरी वेरी बेस ही है रियल वर्ल्ड, जहाँ से डेटा आता है, रियल वर्ल्ड से जो डेटा आता है उस पर ही मैं स्टैटिस्टिक लगाता हूँ। तो ये चीज़ें एक तरीके से सर्कल कंप्लीट करती है, राइट। वेरी गुड। तो मैंने आपको बीच में बताया कि भाई एक तो है सैंपल जो पॉपुलेशन का एक तरीके से सबसेट है, और सैंपल पे जो आउटकम आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोन है, पता है। दूसरी चीज़ है भाई मेरा पॉपुलेशन, और मैंने वो भी बोला कि भाई पॉपुलेशन का एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन का एक एलिमेंट मतलब कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम, आप उस तरीके से उसको एनालॉगसली रिलेट कर सकते हो। पॉपुलेशन का एक एलिमेंट मतलब कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम। तो अगर मुझे सपोज हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ कि सपोज मुझे पॉपुलेशन पे जो आउटकम आ रहा है सारा मुझे पता होता, तो वो मैं जो दूसरी टाइप की अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस होती है ना, उसको मैं बाईपास कर सकता हूँ, राइट। तो सपोज मुझे पॉपुलेशन के पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम आ रहा है वो पता होता, तो वो जो दूसरी टाइप की अनसर्टेनिटी है कि भाई मैं स्टैटिस्टिक से सीधा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ डिटेल इन्फर करना चाह रहा हूँ, वो उसके बीच में पॉपुलेशन का लेयर है, उसको मैं एलिमिनेट कर पाता हूँ, राइट। तो हाइपोथेटिकली if we have known the population data entirely, then we can directly go from real world to population। ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, उसको हम एलिमिनेट कर पाते हैं, और फ्रॉम अ रियल वर्ल्ड टू प्रोबेबिलिटी हम जाए, एंड प्रोबेबिलिटी का जो भी इन्फरेंस रहेगा वो मेरा प्रोबेबिलिटी से जो भी हमने इंफॉर्मेशन पता चली उसको हम रियल वर्ल्ड के डिसीजन में यूज़ कर पाए, राइट। तो वो पूरा लेयर बाईपास हो जाता। अभी ये तो हाइपोथेटिकल चीज़ है, तो मैं इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक तरीके से समझाना चाहता हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तरीके से क्वांटिफाई कर रही है ना अनसर्टेनिटी को। सपोज कॉइन टॉसिंग का मैं एग्जांपल लूँ, तो भाई कॉइन टॉसिंग का एग्जांपल में कुछ अभी मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड थोड़ा सा यूज़ कर सकता हूँ, राइट। कि भाई मैं बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप उस तरीके से ले सकते हो कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन ऑफ द टाइम्स हेड अकर्ड इन द एंटायर पॉपुलेशन। उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो राइट, अगर मुझे पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन पूरी पता है, देन आई कैन डायरेक्टली गो टू द प्रोबेबिलिटी। सो इवन दो जब मैं प्रोबेबिलिटी थियरी में घुसूंगा और प्रोबेबिलिटी थियरी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, डिस्कस करूंगा, तब मैं कभी भी डिस्क्राइब नहीं करूंगा कि ये पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी कैसे आई। अगर आपको प्रोबेबिलिटी वर्ड अनकंफर्टेबल लग रहा है तो भाई उसको लाइकलीनेस तरीके से ले लो कि भाई एक तरीके से लाइकलीनेस ही है, राइट। बट वो आई कैसे, वो कहाँ से आई, उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन नहीं करूँगा। जब मैं प्रोबेबिलिटी इन आइसोलेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब मैं कभी भी मेंशन नहीं करूँगा कि भाई वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ कहाँ से आई। आप ऐसा सोचो कि कहीं से आ रही है, कोई पॉपुलेशन है ऑलरेडी और पॉपुलेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ आ रही है, राइट। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कॉइन टॉसिंग का, तो likeliness of head occurring in the coin tossing experiment, it is just a fraction of times head you have observed in the entire population। आप उस तरीके से उसको ले सकते हो। बट ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, ये आपकी समझ के लिए मैं कह रहा हूँ,
राइट, क्योंकि पॉपुलेशन एक तरीके से हमें पता नहीं होता पॉपुलेशन का पूरा डेटा, राइट, बट प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। और पॉपुलेशन इटसेल्फ इज समवॉट इनफिनिट थिंग, तो आप उसको फ्रैक्शन भी कैसे कैलकुलेट करोगे, बट आपकी समझ के लिए मैं कह रहा हूँ, आपकी समझ के लिए कि भाई आप उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, करेक्ट। तो दो चीज़ें मैंने बोली कि भाई अगर पॉपुलेशन पता होती तो आप प्रोबेबिलिटीज पे डायरेक्ट जंप कर पाते और वो जो अनसर्टेनिटी दूसरी टाइप की है उसको एलिमिनेट कर पाते और प्रोबेबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू आप डायरेक्टली पता कर पाते, राइट। सैंपल में जो फ्रैक्शन आ रहा है ना, दैट इज नॉट डायरेक्ट। सपोज मैंने 50 कॉइन टॉसेस लिए, 50 टॉसेस में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि फ्रैक्शन ऑफ द टाइम्स हेड अकरिंग इज द सेम एज द लाइकलीनेस ऑफ हेड अकरिंग इन द ओरिजिनल रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन पॉपुलेशन में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन वो कंप्लीट सेट है जहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट बार बार अकर हो चुका है और वहाँ के सबसेट में मैंने सैंपल लिए है, राइट। तो वो पॉपुलेशन में मैं कह सकता हूँ। तो अगर मेरे पास पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन होता तो मुझे प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज एक्यूरेटली पता कर पाता मैं, राइट। बट जब मैं प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करूंगा ना, मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं करूंगा कि भाई वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, प्रोबेबिलिटी की या लाइकलीनेस की वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टॉसिंग कैसे डिसाइड होती है, कहाँ से आप एस्टिमेट कर पाते हो, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, करूँगा। आप अपनी समझ के लिए ऐसे ले सकते हो कि भाई प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है ना कहाँ से आ रही है वो मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बट वो जो वैल्यू है रिप्रेजेंट क्या कर रही है, फ्रैक्शन ऑफ द टाइम्स आउटकम आप ऑब्जर्व कर रहे हो इन द एंटायर पॉपुलेशन, आप उस तरीके से उसको ले सकते हो लाइकलीनेस और प्रोबेबिलिटी को, राइट। तो प्रोबेबिलिटी एक तरीके से डिस्क्रिप्शन देती है आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट को, राइट। तो ये दो चीज़ें एकदम से क्लियर रहनी चाहिए। और जब भी मैं प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूँगा, मैं कहाँ से प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू आ रही है, कहाँ से लाइकलीनेस की वैल्यू आ रही है, उसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा। वो स्टैटिस्टिक्स है प्रोबेबिलिटी की जोड़ती कड़ी का पार्ट है। और अगेन मैंने आपको बताया कि भाई वहाँ पे दूसरी टाइप की अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो ये एक थियोरिटिकल फ्रेमवर्क है प्रोबेबिलिटी, और वहाँ पे हम स्टडी करने के लिए जंप करने जा रहे हैं इन अ वेरी नेक्स्ट लेक्चर। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको एक तरीके से ओवरव्यू दिया कि ये पूरा मॉड्यूल किस चीज़ के बारे में है। पहले तो मैंने बताया कि भाई प्रोबेबिलिटी का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों है, उसको मैंने मोटिवेट करने की कोशिश की। मुझे रैंडम एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना है, वो मेरे इसलिए मुझे प्रोबेबिलिटी का फ्रेमवर्क चाहिए, राइट। और मैंने सारी चीज़ों को कनेक्ट करके दिखाया है ये पूरे मॉड्यूल में जो यूज़ होने वाली है, सैम्पल, पॉपुलेशन, डेटा, स्टैटिस्टिकल स्टडी, वो दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं, स्टैटिस्टिक्स से प्रोबेबिलिटी कैसे कनेक्ट होती है उसको मैंने बताया। एंड अगेन प्रोबेबिलिटी को रियल वर्ल्ड में आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो। So thank you very much for watching this lecture and see you in the next lecture.